नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज का हमारा सेशन शुरू करें उससे पहले एक दो ज़रूरी बातें कर लेते हैं। हमने 2 दिन पहले एक वीडियो कर दिया था DSSB को लेकर के कि जो जहां कहीं पर भी किसी भी YouTube चैनल पर DSSB के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने के बारे में बातें बता रखी हैं, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो 100% गलत है। कुछ बच्चों की शिकायतें आई हैं कि सर हमें तो पेमेंट का गेटवे भी दे दिया गया और हमने थोड़ी सी फीस भी दे दी। हालांकि DSSB की फ़ीस 100 रुपया ही होता है, वो भी 100% फेक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कुछ ने हमें DSSB की ऑनलाइन वेबसाइट का ही लिंक दे रखा है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है, वो भी गलत है। वहाँ पर भी आपको जाकर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। कुछ बच्चों ने शिकायत की कि सर हमने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपकी एक आईडी जनरेट हुई है, आप अंदर नहीं जा सकते जब तक DSSB आपको इसका वैलिड नोटिफिकेशन इश्यू नहीं कर देती। एक तो सबसे बड़ी बात ये रही कि DSSB अपकमिंग DSSB को लेकर के, तो इसमें आपको किसी भी भ्रांति में आने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नर्सिंग स्मार्ट पे जितना ट्रस्ट करते हैं, हम बता दें कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए DSSB की तरफ से इश्यू नहीं किया गया है। दूसरी बात, बच्चे रिपीटेडली क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर DSSB के पार्ट 1 का सिलेबस जो है, जो प्रॉपर सिलेबस है, वो हमारे साथ में शेयर कर लीजिए। जी कर लेंगे, एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो ले आएंगे। आप बस केवल हमारे साथ में पढ़ते रहिए। हमने बार बार आपको कमिटमेंट दी है कि हम आपको लगभग 80% सिलेबस कवर कराएंगे। आप बोलेंगे साहब 100% क्यों नहीं? 100% की गारंटी आपको दुनिया में कोई नहीं लेगा। जो जितनी मैक्सिमम गारंटी ले सकता है उसका 100% हम करा रहे हैं, जो कराया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम 80% सिलेबस कवर कराया जा सकता है। जीके कोई आपको, जनरल अवेयरनेस आपको कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता कि हम पढ़ा देंगे। इंग्लिश कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हम पढ़ा देंगे। 80% सिलेबस हमने आपको कराने के लिए बोला है। रही बात सिलेबस की, तो वैसे कोई प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस होता नहीं है। हालांकि DSSB ने बता रखा है, हम आपके साथ में शेयर कर लेंगे कि ये टॉपिक्स DSSB जो है पूछता है और उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अब आप थोड़ा अगर एप्रीहेंसिव हो रहे हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो क्लास वो उसमें है या नहीं है, हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। जो हमने अभी तक 5 डेडिकेटेड क्लासेज आपको कराई हैं अरिथमेटिक एबिलिटी को लेकर के, वहां से 7 से 8 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उनमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि DSSB का पार्ट नहीं है, ये हम आपको बता दें। तो हम आपको वही करा रहे हैं जो कि DSSB द्वारा डिफाइंड है। तीसरा मेन पॉइंट, बच्चे काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं नोरसे 2021 के रिजल्ट के बाद में। जो 2 दिन पहले ऑफिशियली फाइनल लिस्ट आ गई है, सीट एलोकेशन हो गई है एम्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हिसाब से। बच्चे बोल रहे हैं सर एक मोटिवेशनल वीडियो कर दीजिए। वैसे तो हमारा हर एक स्टेटमेंट ही मोटिवेशनल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझते हैं, हम आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, आपकी वर्तमान स्टेट ऑफ माइंड को हम समझते हैं। चिंता मत कीजिए, हम एक दिन डायरेक्ट लाइव आपसे बात कर लेंगे इसी बारे में, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, बस केवल पढ़ाई को, आप एक पढ़ाई का जो मोमेंटम है उसको बनाए रखिए। कोई नहीं रोक सकता आपको आने वाले एग्जाम्स में सेलेक्ट होने से। अदरवाइज अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपने गिरा दिया, खुद का सेल्फ मोटिवेशन आपने गिरा दिया, मोटिव गिरा दिया, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए भी हम सेपरेट आपसे बात कर लेंगे, लाइव आके बात कर लेंगे। तो कृपया तो प्लीज आप इस बारे में वरी करना छोड़ दीजिए। ये तो हुई जनरल सी बातें। अब आज का हम सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम थोड़ा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, बेसिक केवल इंट्रोडक्शन उसका। फिर हम अरिथमेटिक एबिलिटी के वो क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे जो कि हमने आपको पढ़ाया है, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सबको पता है CVS जो है, हम इसके 3 पार्ट्स हम देख सकते हैं। 3 सेपरेट सिस्टम्स जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। कार्डियो का मतलब क्या है भाई? हार्ट। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट जो मेन ऑर्गन है, मेन पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, उसको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। दूसरा हम क्या स्टडी करते हैं इसके अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो हार्ट पंप करता है, क्या पंप करता है? ब्लड पंप करता है, हम उसको भी इसी के अंदर स्टडी करते हैं।
किसके थ्रू पंप करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप करता है। इसलिए हम इन तीनों चीजों को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। हमारी क्लासेज ऐसा कतई नहीं है कि केवल नॉर्सेट और DSSB के एंट्रेंस पर ही ओरिएंटेड है, पर ही केंद्रित है, ऐसा नहीं है। जो बच्चे आज की डेट में ग्रेजुएशन, जो आज की डेट में बच्चे यूजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लासेज उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं जितनी ज्यादा आज की डेट में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रखती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम इन तीन सेपरेट चीजों को, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इन्हें हम एक साथ में यहां पर पढ़ते हैं। ब्लड हम कवर कर चुके हैं, हार्ट हम पढ़ेंगे यहां पर। इससे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में हम कुछ बेसिक्स यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हार्ट। और हार्ट क्या काम करता है भाई? हार्ट जो है एक ब्रॉड काम करता है। इसका सबसे एक ब्रॉड, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हम इसका कोई काम देखें तो ये काम क्या करता है भाई? ब्लड को पंप करने का काम करता है। पता है भाई सब बच्चों को, ब्लड को पंप करने का काम करता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि सर हमें तो पता है। भाई आपको पता है, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं आज की डेट में उनको नहीं पता होती बेसिक सी चीजें, और जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सिंपल चीजों से बनी होती हैं। नर्सिंग कैडर में जो हमने कल एक बात की कि नर्सिंग कैडर की ग्रूमिंग नहीं हो रही, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जब हम शुरू करते हैं तो बच्चा सोचता है ये तो मेरे को आता है जी। अरे आता है तो रुको तो सही ना भाई। वो शोर्ट्स में चलता है ना एक, रुको भाई जरा रुको, तो आप देखते तो जाइए आगे क्या होता है एक बार के लिए। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। कहां पंप करता है भाई हार्ट? दो अनाटमिकली सेपरेट सिस्टम्स में हार्ट जो है ब्लड पंप जो करने का काम करता है वो दो सेपरेट सिस्टम में करता है। और वो दोनों के दोनों सिस्टम जो है वो अनाटमिकली सेपरेट हैं। और वो सिस्टम्स कौन से हैं भाई? एक पल्मोनरी सिस्टम में और एक कहां करता है भाई? बॉडी में। समझ में आ रही है आपको बात? हार्ट जो ब्लड पंप करने का काम करता है, कहां पंप करता है भाई? दो सेपरेट सिस्टम्स में करता है, अनाटमिकली सेपरेट है। मतलब एक साइड में तो ये पल्मोनरी का मतलब किससे रिलेटेड भाई? लंग्स से। पल्मोनरी मींस पर्टेनिंग टू लंग्स, यानी कि एक तो ये लंग्स को ब्लड पंप करता है। इसके अलावा दूसरा किसको करता है? रेस्ट ऑफ बॉडी को ब्लड पंप करने का काम करता है। तो जो पल्मोनरी यानी लंग्स को जो ब्लड पंप करने का काम करता है, उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई होप क्लियर है, ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। और जो बॉडी को ब्लड पंप करने का काम करता है हार्ट, उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए भी ब्लड पंप कर रहा है, बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड पंप करने का काम कर रहा है। खुद के लिए क्या? तो हार्ट जो है वो खुद को भी ब्लड पंप करने का काम करता है। और कब करता है? किस समय? जब रेस्ट ऑफ बॉडी, लंग्स के अलावा जो बॉडी को ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड पंप कर रहा है, ठीक उसी समय हार्ट अपने लिए भी ब्लड पंप करता है। स्टडी करेंगे जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हार्ट जो है वो अपने आप को ब्लड सप्लाई कैसे करता है। तो यहां पर दो चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि हार्ट जो ब्लड पंप करने का काम करता है दो अनाटमिकली सेपरेट सिस्टम्स में, यानी एक लंग्स को जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, एक बॉडी को जिसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, और खुद के लिए भी इसी के साथ में ब्लड पंप करने का काम करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा चीजें इस तरीके से इंप्रिंट हो जानी चाहिए आपके दिमाग में कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? लंग्स में ब्लड पंप क्यों कर रहा है हार्ट? किसके लिए? एक ही पर्पज है, गैसेस एक्सचेंज के लिए। गैसेज के एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए ब्लड जो है वो लंग्स को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। बॉडी को क्यों पंप किया जा रहा है? हर एक टिश्यू सेल तक, हर एक टिश्यू सेल तक क्या पहुंचाने के लिए भाई? दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें, एक ऑक्सीजन, दूसरा न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए हार्ट ब्लड पंप करता है। किसको? बॉडी को। सिस्टमिक
सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। हम एक सिस्टम और पढ़ते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। सेपरेटली पढ़ेंगे जी लिम्फेटिक सिस्टम। क्या लिम्फेटिक सिस्टम का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कोई रिलेशन है क्या? जी है। लिम्फेटिक सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ही लिंक्ड होता है। ये दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हम डिस्कस करेंगे जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड है, एक चीज। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो एज के साथ में डिक्लाइन होती है। क्लासेज में हम इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एज के साथ में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो फंक्शनलिटी है वो कम क्यों हो जाती है। जब इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ब्लड वेसल्स में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं भाई? एक तो आर्टरीज को हम डिस्कस करते हैं, सबको पता है। दूसरा हम किसको डिस्कस करते हैं? वेन्स को डिस्कस करते हैं। तीसरा हम किसको डिस्कस करते हैं? कैपिलरीज को डिस्कस करते हैं। ये दो मेन ग्रुप हैं ब्लड वेसल्स के। कौन कौन? आर्टरीज और वेन्स। कैपिलरीज भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि कैपिलरीज इनसे किस तरीके से डिफरेंट है या एक्चुअल में कैपिलरीज क्या होती हैं। पढ़ने को तो हम साइनोसॉइड्स भी डिस्कस करेंगे कि साइनोसॉइड्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होती है। सबसे पहले देखिए कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज का नाम आते ही समझ जाइए कि भाई ये लार्ज ब्लड वेसल्स हैं। तो इन्हीं की छोटी फॉर्म जो होती है, जब जो लार्ज आर्टरीज हैं, जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, जो छोटी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई? आर्टीरियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टीरियोल्स। आपको कोई पूछ ले कि स्मॉल आर्टरीज को क्या बोलते हैं, जो छोटी से छोटी आर्टरीज है उनको क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स। क्या बोलते हैं? आर्टीरियोल्स। आर्टरी का नाम आते ही सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आर्टरीज कैरी क्या करती हैं। जिस सबको पता है ब्लड ही कैरी करती हैं। कैसा ब्लड कैरी करती हैं भाई? प्योर ब्लड। ब्लड का क्या प्योर होना है जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है। तो जो वेन्स में बहता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती क्या? जी होती है, लेकिन बहुत कम होती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा? जो कि हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच्ड है। ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्लड के अंदर। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। क्या ये सच है? क्या ये बात सही है क्या? जी नहीं, इसका एक एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन को आप नोट कीजिएगा। और क्या एक्सेप्शन है भाई? क्या अपवाद है? हार्ट के अंदर हार्ट कितने होते हैं भाई बॉडी के अंदर? एक ही हार्ट है। आज से समझने लग जाइएगा कि भाई 2 हार्ट होते हैं, 4 भी बता देंगे। 2 हार्ट हैं, ये राइट साइड का हार्ट है और ये लेफ्ट साइड का हार्ट है। जो राइट साइड का हार्ट है वो ब्लड किसको पंप करता है? वो किसको ब्लड पंप करता है भाई? वो लंग्स को ब्लड पंप करता है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो लंग्स को ब्लड पंप करता है और यही है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जिस आर्टरी के थ्रू ये ब्लड पंप करता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक, बड़ी आर्टरी होती है पल्मोनरी ट्रंक। और इस पल्मोनरी आर्टरी में जो यहां पर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आया था? पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। वही ब्लड अभी भी डीऑक्सीजनेटेड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स की साइड में। लंग्स को, इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन आज तक आउटडेट नहीं हुआ, इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होकर के इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं। आर्टरीज का सारी की सारी आर्टरीज बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इसको छोड़ करके, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। लेकिन आर्टरीज की एक और बड़ी खास बात है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर्टरी जो है हमेशा हार्ट से दूर जाती हैं। यह समझ लीजिए एओर्टा है, एओर्टा। और ये क्या हो रहा है भाई? एओर्टा भी एक सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी के अंदर। आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर कैरी कर रही है, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ में कैरी कर रही है। ये आर्टरी भी पल्मोनरी आर्टरी में देखिए ब्लड से
सॉरी हार्ट से दूर ब्लड को कैरी कर रही हैं, हार्ट से दूर लेकर के जा रही हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये पल्मोनरी आर्टरी भी देखिए हार्ट से दूर जा रही है, एओर्टा भी हार्ट से दूर जा रहा है, और सारी आर्टरीज भी हार्ट से दूर ही जा रही हैं। तो सारी की सारी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो कैरी कर रही हैं, जैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी कैरी कर रही है पल्मोनरी ट्रंक, वो सारी की सारी हार्ट से दूर जा रही है। आर्टरीज क्या है भाई? एक तरीके की ब्लड वेसल्स हैं, ये समझ लीजिए भाई ये ब्लड वेसल्स हैं। क्लियर? अब ब्लड वेसल्स हैं तो इस तरीके से देखिए, ये वेसल ही है ना, एक तरीके से अंदर से खाली है, ल्यूमन है इनका। तो ये जो यहां से चारों तरफ से इसकी क्या है? वॉल है। और ये वॉल किससे बनी हुई है? ये आर्टरीज की जो वॉल है वो 3 लेयर से बनी होती है। 3 लेयर्स किधर से भाई? आउट टू इनर, मतलब आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट कैसे बनी हुई है? कौन कौन सी लेयर्स हैं भाई इसकी? किसकी? आर्टरीज की। सबसे पहले आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की लेयर जो है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्यूनिका एडवेंटिसिया। ट्यूनिका एडवेंटिसिया, सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिसिया। किससे बनी होती है? एग्जाम्स में इसके लिए भी पूछा जाता है। ये फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, इतना ही दिमाग में रख लेना। आर्टरीज जो है, इसकी जो वॉल है बाहर से अंदर की तरफ में, सेम इन्हीं लेयर से कौन बनी होती है? वेन्स बनी होती हैं। आर्टरीज की बात करेंगे, थोड़ा जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो 3 लेयर से, बाहर से अंदर की तरफ में 3 लेयर से बनी हुई हैं। सबसे बाहर की लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिसिया। तो और किससे बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। तो दूसरी लेयर जो हो गई वो क्या होगी भाई? ये देखिए यहां पर, ये सबसे बाहर की जो लेयर है ये 1 नंबर, ये सबसे बीच की लेयर जो है 2 नंबर, और ये सबसे बाहर अंदर की जो लेयर है ये 3 नंबर। जो सेकंड नंबर है वो क्या हो गई? बीच की लेयर हो गई। इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं भाई? ट्यूनिका मीडिया भी बोलते हैं। ब्लड वेसल्स की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, ब्लड वेसल्स की वॉल की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, स्पेशली इन आर्टरीज में। और किससे बनी होती है भाई? किससे बनी होती है? मसल से बनी होती है। और इसके अलावा इलास्टिक फाइबर से बनी होती है, इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है। मसल हमने 3 तरीके की पढ़ी, स्केलेटल भी पढ़ी, स्मूथ मसल भी पढ़ी और कार्डियक मसल भी पढ़ी। इनमें से किससे बनी होती है भाई? ये स्मूथ मसल से बनी होती है। दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम में आएगी हमें यहां पर डिस्कस करने के लिए। आर्टरीज की जो मिडिल लेयर है वो किससे बनी हुई है? ट्यूनिका मीडिया जिसे हम बोलते हैं, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स से, इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई होती है, जो कि एक तरीके का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम पढ़ते हैं किसको? इलास्टिक फाइबर्स को। ये जो तीसरी, मतलब सबसे अंदर की इनर मोस्ट लेयर, तीसरी जो है वो जो इनर मोस्ट लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई? ट्यूनिका इंटीमा। इंटीमा मीन्स अंदर की। और किससे बनी हुई है ट्यूनिका इंटीमा? केवल सिंगल लेयर से, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से। और वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स क्या है? हमने ऑलरेडी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। किसकी है भाई? एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू तो बहुत बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा मीन्स बहुत वाइड टिश्यू है, बहुत तरीके का टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू भी कौन सा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगेन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे भाई हमने। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में भी कौन सा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सिंगल लेयर से जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से जो लेयर बनी होती है उसे हम बोलते हैं क्या? ब्लड वेसल्स में स्पेशली एंडोथीलियम भी हम इसको बोल देते हैं। तो ट्यूनिका इंटीमा को हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं। समझ में आ रही है आपको ये बातें? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो बच्चे एक दिन में, एक रात में हम सोच रहे हैं कि भी हम आज पढ़ लें और कल DSSB का एग्जाम दे दें, नोट सेट का एग्जाम दे दें, उन्हें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो प्लीज बुरा मत मानिएगा, हमें थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा। हमारी भाषा बहुत ही लीनियंट है और ये खुद बच्चों की भी शिकायत है, सर आप इतने लीनियंट रहते हो, बच्चे आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। हमें देखो ना तो किसी से कोई पर्सनल वो है, हम किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानते। आज की डेट में इतने बच्चों से संपर्क है हमारा, फोन पे टेलीफोनिकली संपर्क है, सबसे अच्छा रिलेशन डेवलप्ड है।
हम किसी से आज तक व्यक्तिगत रूप से मिले नहीं हैं पिछले 2 साल के अंदर, तो जिन भी बच्चों से टच में हैं, इवन जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं हमारे साथ में पढ़ते हुए, उनसे आज तक हम नहीं मिले हैं, जो कि दिल्ली में भी रह रहे हैं। ये चीजें अलग हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, सर बेसिक सा पढ़ा रहे हैं, ये तो हमने आता ही है, क्लास सेशन देखना ही नहीं है, और उसी में से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं जिंदगी के अंदर। आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लीजिए ना यार, पढ़िए, क्या दिक्कत है? फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? अगर आपको इतना आ रहा है तो फिर सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे? या फिर आपको वहां पर उस चैनल की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम इधर उधर यूट्यूब चैनल से वेस्ट भी मत कीजिए। देखिए, हम कोई तंज नहीं कस रहे आपके ऊपर, कोई कमेंटफुल ये लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं हम आपको, कोई कमेंट करके ये लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं आपको। फिर आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है। हमने देखो कितने बच्चों के हमारे पास में कॉल्स आती है, उन्हें हमेशा बोलते हैं आपको किसी कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, हमारे से पढ़ना अच्छा लग रहा है, यस पढ़िए, अदरवाइज आपको किसी भी कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं है। इवन हम बुक्स तक रेफर कर देते हैं बच्चों को कि ये बुक मत पढ़िए, ये बुक पढ़िए। हमने आज तक अपनी बुक रेफर नहीं की। जब अगर आपको लगता है कि मैं नर्सिंग स्मार्ट पे थोड़ा ठीक पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, तो पढ़ लीजिए, क्योंकि भाई आप अकेले तो हो नहीं है, बच्चों का ग्रुप है, और जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके हिसाब से तो पढ़ाया नहीं जा सकता। जो बच्चा एंट्री लेवल का है, जो बच्चा एडवांस लेवल का है, दोनों को ध्यान में रख करके ही क्लासेज यहाँ पर जो रखी जाती हैं, और हम समझते हैं और हम आशा करते हैं आप समझेंगे हमारी चीज़ों को कि हम क्या कहने वाले हैं। हमने बहुत बार आपको लोगों को हिंट दे दिया है कि DSSB में क्या आने वाला है। आप अपने पास में यह कहने का मौका मत रख लीजिएगा कि सर ने बोला था और हमने ध्यान नहीं दिया, सर डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक है ना। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं बार बार, जिन्होंने टेलीफोनिकली हमसे बात की उनको तो हमने बहुत क्लियर कट वर्ड्स में बोल दिया है कि DSSB कहाँ से आने वाला है। जो समझ रहे हैं अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये थी आर्टरीज की वॉल्स की 3 लेयर्स। सबसे बाहर एडवेंटिसिया, बीच में मीडिया और सबसे अंदर इंटीमा। सबसे बाहर की जो लेयर है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है, बीच वाली जो लेयर है वो मसल टिश्यू से बनी हुई है, मसल और इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई है। मसल कौन सी भाई? स्मूथ मसल से, जिनमें किसकी एबिलिटी होती है भी? कॉन्ट्रैक्शन की, डायलेशन की एबिलिटी होती है, पढ़ेंगे हम उसको भी, जो कि वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करती हैं। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो एंडोथीलियम की बनी हुई होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, आपको चीजें रटी हुई होनी चाहिए। फिंगर टिप्स पे आपको चीजें होनी चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ में एडवेंटिसिया, मीडिया और इंटीमा। इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट क्या हो जाएगी? इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिसिया। तीनों का पता होना चाहिए कौन सी किस टिश्यू से बनी हुई है। अब आप एक बड़ी चीज नोट कीजिएगा, जो ब्लड प्रेशर हम पढ़ते हैं, जो ब्लड प्रेशर को सेंस करने का काम है, उसमें जो चेंज आता है उसको सेंस करने का काम कौन करता है? बड़ी आर्टरीज नहीं करती, हमेशा दिमाग में रखिएगा। उसको सेंस करने का काम किसका भाई? आर्टीरियोल्स का होता है। जो स्मॉल आर्टरीज हैं वो सेंस कर लेती हैं कि ब्लड प्रेशर में चेंज आ रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। और इन आर्टीरियोल्स, ये आर्टीरियोल्स की वॉल्स भी किससे बनी होती हैं? उन्हीं 3 लेयर से बनी होती हैं। बाहर वाले एडवेंटिसिया फाइब्रस टिश्यू से, मीडिया मसल से और इलास्टिक टिश्यू से, और अंदर वाली इंटीमा जो है वो एंडोथीलियम की बनी होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन? ट्यूनिका मीडिया, ये किससे बनी होती है भाई? मसल और किससे बनी होती? इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है आर्टरीज में। लेकिन ये मोस्ट ऑफ मींस मोर देन 99% उनमें क्या होता है? आर्टीरियोल्स में, आर्टीरियोल्स की ट्यूनिका मीडिया में लगभग मसल टिश्यू से ही बनी होती है, स्मूथ मसल से ही बनी होती हैं। क्यों बनी होती हैं भाई वो? ताकि प्रिसाइजली रेगुलेट कर सके, किसको? प्रिसाइजली बीपी को रेगुलेट कर सके। पढ़ेंगे हम बीपी रेगुलेशन को भी कि किस तरीके से आर्टीरियोल्स जो हैं वो सेंस करती हैं और रेगुलेट करती हैं प्रिसाइजली बीपी को। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखिएगा कि ये आर्टीरियोल्स जो हैं वो भी उन्हीं 3 लेयर से बनी हुई हैं जो कि आर्टरीज बनी है। लेकिन इनकी जो ट्यूनिका मीडिया की जो हम बात कर रहे थे, ट्यूनिका मीडिया वो केवल और केवल लगभग, मतलब 100% नहीं, लेकिन लगभग स्मूथ मसल से ही बनी होती है। और वो किस लिए, क्या हेल्प मिलती है भाई उससे? बीपी को प्रिसाइजली मॉनिटर करने में हमें हेल्प मिलती है, प्रिसाइजली रेगुलेट करने में हमें हेल्प मिलती है। कैसे? विल डिस्कस। इन आर्टीरियोल्स को हम रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस वेसल्स क्यों बोलते हैं भाई? क्यों बोलते हैं इनको रेजिस्टेंस वेसल्स? रेजिस्टेंस में क्या टर्म आ रहा है भाई? क्या इंग्लिश वर्ड आ रहा है? रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब रोकना, किसी चीज को अवरोध पैदा करना।
यानी कि ये ब्लड वेसल जो हैं, ये आर्टेरियोल जो हैं, ये ब्लड फ्लो को रेजिस्ट करती हैं, जो धक्का मारती हैं उसको ब्लड फ्लो को रेजिस्ट करने का काम करती हैं, और उसको रेजिस्ट करती हैं तो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को कि आर्टेरियोल जो है, जो ब्लड फ्लो है उसको रेजिस्ट करने का काम करती हैं और उसी से ब्लड प्रेशर जनरेट हो रहा है। ब्लड प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर किस तरीके से जनरेट हो रहा है, किस किस का, कौन कौन से प्रेशर्स का उसमें रोल है। लेकिन नॉर्मली आर्टेरियोल्स, एग्जाम्स का क्वेश्चन है भाई, रेजिस्टेंस वेसल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली ब्लड फ्लो को ये रेजिस्ट करने का काम करती हैं, इसीलिए हम इन्हें रेजिस्टेंस वेसल्स भी कहते हैं। और इन्हीं के रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा है, उसी को हम मापते हैं। अगर हम वेन से कंपेयर करें मान लीजिए आर्टरीज को, तो एक चीज किसके मामले में? प्रेशर के मामले में। अगर प्रेशर के रिफरेंस में अगर हम आर्टरीज को वेन्स से कंपेयर करते हैं तो सबको पता है आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है, वेन्स में जो प्रेशर है वो कम है। और इसका एक फायदा भी है क्या? फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्या? जी है, फिजियोलॉजिकली हमें एडवांटेज है कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा, वो थोड़ी सी डीप होती हैं और उनकी इंजुरी पर उनके कटने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। वेन्स ही कटती हैं, वेन्स को ही इंजुरी होती है। अगर वेन्स में प्रेशर ज्यादा हो रहा होता तो अचानक से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती। समझिएगा आप इस चीज को, वेसल्स में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती। कौन सी में? वेन्स के थ्रू में, इसलिए उनमें प्रेशर ऑलरेडी कम है तो ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो पाती, तुरंत की तुरंत वो कोलैप्स हो जाती हैं। उसका भी हम रीजन पढ़ेंगे कि टूनिका मीडिया जो है वो किस तरीके से हेल्प करती है कि वो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अर्लीस्ट जो है वो कोलैप्स हो जाती हैं और ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती हैं। अब आर्टरीज पढ़ रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट टर्म और पढ़ेंगे भाई। एक होता है एनास्टमोसिस, एक पढ़ेंगे हम यहां पर एंड आर्टरी। अब आप समझिएगा भाई कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। एनास्टमोसिस, जो सर्जरी में काम करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने ओटी में काम किया है, वो एनास्टमोसिस का मतलब तुरंत ये समझेंगे कि एनास्टमोसिस तो सर्जरी होती है जी, जो जीआई सर्जरीज में इंपॉर्टेंट हम मेनली जीआई सर्जरीज में हम देखते हैं एनास्टमोसिस। क्या हुआ भाई? एक जो ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन है, मान लीजिए यहां से डैमेज हो गया तो इसको यहां से काट करके बाहर निकाल दिया और इस एंड को इस एंड से जोड़ दिया और इसी को हम बोलते हैं एनास्टमोसिस। आर्टरी में मैंने यहां पर नाम लिया, आर्टरीज में एनास्टमोसिस का मतलब क्या होता है? ये क्या किया भैया आपने? यहां पर लिंक कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। एनास्टमोसिस का मतलब भी क्या है भाई? लिंकेज है। ये कहां पढ़ रहे हैं हम इसको? आर्टरीज में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई आर्टरीज का लिंकेज है क्या? जी, ये किसी मेन आर्टरी और दूसरी कोलेटरल सर्कुलेशन वाली आर्टरी के बीच में लिंकेज है। क्या फायदा हुआ? मान लीजिए कोई एक आर्टरी ब्लॉक हो गई तो कोलेटरल सर्कुलेशन से दूसरी आर्टरी से क्या होगा? सर्कुलेशन मिल जाएगा, ब्लड सप्लाई जो है हो जाएगी। ये होता है एनास्टमोसिस। लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? जी, ब्रेन के अंदर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। सर्किल ऑफ विलिस का नाम सुनते हो क्या? सर्किल ऑफ विलिस किसमें भाई? ब्रेन में। सर्कुलस आर्टेरियोसस क्या होता है भाई? उसकी ब्रांचेज हैं। एक आर्टरी कहीं से ब्लॉक हो गई तो दूसरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिलेगी। एनास्टमोसिस का एग्जाम्पल है। इसके उलट एंड आर्टरी क्या होती है? इसका मतलब केवल सोल आर्टरी है भाई, वो अकेली आर्टरी है, अकेली आर्टरी है ब्लड सप्लाई करने के लिए। जिस तरीके से आंख के रेटिना को जो ब्लड सप्लाई करती है, क्या होती है भाई? सेंट्रल आर्टरी टू रेटिना। सेंट्रल आर्टरी टू रेटिना जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एंड आर्टरी का एग्जाम्पल है। अकेली आर्टरी है, अगर ओक्लूड हो गई तो कोई सेपरेट साधन नहीं है, कोई स्पेयर में कोई आर्टरी नहीं है वहां को ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो एनास्टमोसिस और एंड आर्टरी का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एनास्टमोसिस क्या है? आर्टरीज का लिंकेज है। एक आर्टरी ब्लॉक हो गई तो दूसरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिल जाएगी। ब्रेन के अंदर सर्किल ऑफ विलिस या सर्कुलस आर्टेरियोसिस जो बोलते हो, एनास्टमोसिस का एग्जाम्पल है। एंड आर्टरी ऑफ रेटिना जो है वो किसका है? सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो है वो एंड आर्टरी का एक एग्जाम्पल है। आर्टरीज डिस्कस कर रहे हैं हम। आर्टरीज की जो छोटी फॉर्म है, जो छोटी वेसल्स हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे थे? आर्टेरियोल्स बोल रहे थे, ठीक है। वेन्स की जो छोटी फॉर्म्स हैं, छोटी वेसल्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स बोलते हैं। अब तीसरी चीज हमने पढ़ी थी भी, कैपिलरीज पढ़ी थी, ठीक है।
ये कैपिलरीज किसकी फॉर्म है? ये आर्टेरियोल्स जो हैं वो और छोटी वेसल्स के अंदर ब्रेकअप हो जाती हैं और छोटी वेसल्स में टूट जाती हैं और क्या बनाती हैं? कैपिलरीज बनाती हैं। तो क्या कैपिलरीज भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं क्या? जी नहीं। ये कैपिलरीज जो हैं वो वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स के बीच में लिंकेज है, कनेक्शन है। इसका मतलब ये देखिए, आप कोई आर्टेरियोल आ रही थी और ये यहां पर छोटी होती चली गई और यहां पर ये बड़ी फिर वेन्यूल हो गई, उसको ज्यादा बड़ा कर दिया, कोई बात नहीं। और ये क्या है जी? एक कैपिलरी है। इस कैपिलरी को आप देखिए, इसके दो एंड हो गए, यहां पर एक एंड ये आर्टेरियल एंड है और एक एंड जो है वो विनस एंड है। इसमें लगभग आधी में ये समझ लीजिए कि आर्टेरियल ब्लड है, लगभग आधी में क्या है? विनस ब्लड है। और इनका जाल होता है, पूरा बेड होता है किसका? कैपिलरीज का। और कैपिलरीज का आर्टेरियल एंड जो है वो क्या करेगा? जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई लेकर के आया है वो टिश्यूज को सप्लाई करेगा। विनस एंड क्या करेगा? ड्रेन करेगा। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड वो वेस्ट को ड्रेन करता है और वेन्स के थ्रू में किसको सप्लाई कर दिया जाएगा? हार्ट को वापस सप्लाई कर दिया जाएगा, ताकि उस गैसेस एक्सचेंज के लिए लंग्स को चला जाए और रीसर्कुलेट हो। किसके बाद में? गैसेस एक्सचेंज के बाद में वेस्ट जो हैं वो बाहर बॉडी से एक्सहेल कर दिए जाएं, एक्सक्रेट कर दिए जाएं। इसके अलावा और किसी सिस्टम के थ्रू, जैसे रीनल सिस्टम के थ्रू कुछ वेस्ट एक्सक्रेट होने हैं तो उसमें चला जाए। समझ रहे हैं आप इस चीज को कि कैपिलरी जो हैं वो आर्टेरियोल्स का ही ब्रेकअप है, लेकिन दोनों किससे जुड़ी होती हैं? दोनों साइड में जुड़ी होती हैं। किससे? आर्टेरियल एंड से भी जुड़ी होती हैं, विनस एंड से भी जुड़ी होती हैं। तो इनका जो आर्टेरियल एंड जो क्या काम कर रहा है, विनस एंड जो क्या काम कर रहा है, सेम वही काम कर रहा है जो आर्टरी और वेन का काम हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन कैपिलरीज ही वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि टिश्यू सेल्स के डायरेक्ट टच में होती हैं। हमारी बॉडी की लगभग टिश्यू सेल्स जो हैं वो कैपिलरी बेड से घिरी हुई हैं, केवल हमारी स्किन सरफेस की सेल्स को छोड़ करके। आपसे कोई पूछ ले साइट ऑफ एक्सचेंज क्या है, यानी कि किसके बीच में? ब्लड, यानी ब्लड तो आ गया भाई, आर्टरी जो लेकर के आई है, ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड समझ लीजिए, इसके बीच में जो साइट ऑफ एक्सचेंज क्या है? जो भी एक्सचेंज होगा किस चीज का भाई? किस चीज का? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का और न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट का जो एक्सचेंज होता है वो कहां पर होता है? क्या है उसकी साइट? इसी को हम बोलते हैं, जिस साइट पे ये हो रहा है उसी को हम बोलते हैं कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड, पूरा जाल बिछा हुआ है कैपिलरीज का, और कैपिलरी बेड जो है वही क्या है? साइट ऑफ एक्सचेंज है। किसकी साइट ऑफ एक्सचेंज है? ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में, टिश्यू फ्लूइड के बीच में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का, और दूसरा वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की साइट है कैपिलरी बेड। हमने शुरुआत में एक चीज और लिखी थी यहां पर कैपिलरीज के साथ में, साइनुसॉइड्स। साइनुसॉइड्स एक्चुअली क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम्स के हिसाब से। साइनुसॉइड्स को आप क्या समझिएगा, जब हम किसी को पढ़ाते हैं, कोई चीज समझाते हैं, तो साइनुसॉइड्स को इस तरीके से समझिएगा कि ये भी एक तरीके की क्या है? कैपिलरीज ही हैं, समझिएगा। तो फिर साइनुसॉइड्स क्यों बोला जी इनको? एक तरीके का कैपिलरी बेड ही है, लेकिन ये ऐसे कैपिलरीज हैं जो ज्यादा वाइड होती हैं, जो क्या है? ज्यादा वाइड है। और कैपिलरी जो है एक्चुअल में क्या होती है भाई? सिंपल एपिथेलियम से, इसी यही नहीं, साइनुसॉइड्स ही नहीं, कैपिलरीज खुद भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो अभी हमने पढ़ा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, उससे बनी होती है, यानी सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बनी होती है। तो साइनुसॉइड्स भी सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बनी होंगी। इसका मतलब साइनुसॉइड्स जो हैं वो वाइडर हैं, तो क्या हो जाएंगी? इनको अगर खींचेंगे तो क्या हो जाएंगी? ज्यादा लीक करने वाली हो जाएंगी, लीकियर होती हैं, वाइडर होती हैं। लीकियर भी है, वाइडर भी है कहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनुसाइड्स की दो मेन साइट्स कहां पर? लीवर के अंदर भी होती हैं और बोन मेरो के अंदर भी होती हैं। कहां पर है भाई? बोन मेरो में भी है कैपिलरी बेड जो होता है, बोन मेरो के अंदर जो कैपिलरी बेड होता है उसे हम साइनुसॉइड कहते हैं। लिवर के अंदर जो कैपिलरी बेड है समझ लीजिएगा, उसे भी हम क्या कहते हैं? साइनुसॉइड्स कहते हैं। कैपिलरी बेड ये एक तरीके का, लेकिन ये कैपिलरी जो ज्यादा वाइड हो गई जिसकी वजह से ज्यादा लीक हो गई है। एक तरीके से ब्लड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, किससे? टिश्यू सेल्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। और हमने एक चीज पढ़ी थी, लीवर के अंदर
क्या होती हैं भाई? कुफर सेल्स होती हैं, पढ़ा है ना आपने? कुफर सेल्स रिवाइज कीजिएगा जाकर के पीछे। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम वाली, जो कि क्या करती हैं? फेगोसाइटोसिस करती हैं, किसके लिए? आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन के लिए, कुफर सेल्स। और ये कुफर सेल्स कहां पर पाई जाती हैं? लीवर के साइनोसॉइड्स वाली जो कैपिलरीज जो हैं, उनकी जो सेल्स हैं, साइनोसॉइडल सेल्स हैं, उन्हीं के ऊपर फेगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं वो होती हैं कुफर सेल्स। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इन साइनोसॉइड्स का कोई फायदा हुआ क्या? ज्यादा लीक और वाइड होने का, ज्यादा वाइडर होने का और ज्यादा लीकियर होने का? जी फायदा हुआ। बहुत ज्यादा फास्ट एक्सचेंज होगा क्योंकि डायरेक्टली सेल्स के कांटेक्ट में, इसलिए जिनके बीच में जो एक्सचेंज है किसका? न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन का, और दूसरा वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। यही फायदा है साइनोसॉइड्स की वाइड और लीकियर होने का। ब्लड वेसल्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए भाई? सीआरटी, कैपिलरी रिफिल टाइम। आई होप समझते हैं सभी बच्चे। कैपिलरी रिफिल टाइम बचपन में देखा करते थे ना कि तेरे में कितना खून है भाई, दिखा, दबाया करते थे हम हाथ को। क्या होता था? जहां पर अगर आप पाम को अगर ऐसे दबाओगे, फिंगर से प्रेस करोगे, तो क्या होगा? वहां का ब्लड जो है निकल करके, किससे? कैपिलरी से। ऑब्वियस सी बात है, हमें तो कैपिलरीज ही है ना, यहां पर जो सामने नजर आ रही है वो कैपिलरी से ही ब्लड सप्लाई हो रही है डायरेक्ट टिश्यू सेल्स में। तो कैपिलरी से ब्लड जो स्क्वीज आउट होकर के इधर उधर चला जाएगा, और यहां से जो टिश्यू हमें कैसा दिखेगा? व्हाइट नजर आएगा। ठीक है, डिस्कलर्ड हो जाए, डिस्कलर्ड तो नहीं बोलेंगे, व्हाइट हो जाएगा। जो पिंकनेस जो थी, पिंक जो था वो नहीं रहता, और देखिए व्हाइट था। लेकिन तुरंत का तुरंत जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, तुरंत का तुरंत ये जो अपनी पिंकनेस जो है, पिंक जो है वो अगेन गेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज वापस भर गई है, कैपिलरीज रिफिल हो गई हैं वापस। ठीक है, टाइम कितनी देर में रिफिल हो गई है, वही है कैपिलरी रिफिल टाइम। आपने फिंगर से ये दबाया, इसको स्क्वीज आउट हो गया कैपिलरी से ब्लड, वहां से व्हाइट हो गया, और छोड़ने पर कितनी देर में रिफिल होने से वापस पिंक हो गई, वही है कैपिलरी रिफिल टाइम। क्या कोई इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है क्या? जी है। कैपिलरी रिफिल टाइम क्यों देखा जाता है? डिहाइड्रेशन को देखने के लिए। बच्चों में डिहाइड्रेशन देखा जाता है अगर कोई पीडियाट्रिक सेटअप में काम कर रहे हैं तो। इसके अलावा परफ्यूजन को भी देखा जाता है कि भाई परफ्यूजन पुअर तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन की वजह से ही जो कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो ज्यादा हो गया है। परफ्यूजन भी पुअर हो तो उसको देखने के लिए भी हम कैपिलरी रिफिल टाइम देखते हैं। टाइम की बात आई तो एक्चुअली इसका नॉर्मल टाइम क्या है? इट शुड बी लेस देन 2 सेकंड्स, यानी 2 सेकंड से कम में टाइम में जो कैपिलरीज है, जहां से ब्लड स्क्वीज आउट हुआ था, वो वापस भर जानी चाहिए, रिफिल हो जानी चाहिए। 2 सेकंड से अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब या तो पर्सन जो है, पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन से सफर कर रहा है, या परफ्यूजन ही पुअर है, ब्लड सप्लाई ही पुअर हो रही है। ब्लड वेसल्स में हम वेन्स की बात अगर हम करते हैं तो वेन्स हमने डायरेक्ट पढ़ ली भाई। वेन्स क्या करती हैं? ब्लड, कैसा ब्लड कैरी करती हैं भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? जी है। ये हार्ट और ये लंग्स से जो ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के आया, और जिन वेसल्स के थ्रू आता है, किस में भाई? लेफ्ट एट्रियम में। वो क्या है भाई? पल्मोनरी वेन्स हैं। यानी कि पल्मोनरी वेन्स जो अकेली ब्लड वेसल्स हैं, अकेली वेन्स हमारी बॉडी के अंदर जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इसके अलावा सारी की सारी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन सारी वेन्स कहां जाती है भाई? टुवर्ड्स हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ ही जा रही है, टुवर्ड्स हार्ट। और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप यहां पर भी देख लीजिएगा, पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स से हार्ट की तरफ में जा रही है, ये भी हार्ट की तरफ ही जा रही हैं, ब्लड को कैरी करती है, चाहे से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी कर रही हो। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर्टरीज के अंदर और ब्लड वेन्स के अंदर हमने एक डिफरेंस और पढ़ा कि प्रेशर का। आर्टरीज के अंदर ज्यादा प्रेशर से ब्लड बहता है, वेन्स के अंदर कम प्रेशर से ब्लड बहता है। वेन्स के अंदर ब्लड है, इसका मतलब वो विनस सिस्टम का ब्लड है। और आप हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा कि विनस सिस्टम और आर्टीरियल सिस्टम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम विनस सिस्टम के अंदर यानी वेन्स के अंदर ब्लड कम है कि ज्यादा है? ज्यादा ब्लड जो है वो विनस सिस्टम के अंदर है। कितना? 67%। 2/3 ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड जो है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहां पर बह रहा है भाई? वेन्स के अंदर बह रहा है। 1/3 ब्लड जो है वही किस में है भाई? आर्टरीज के अंदर है। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
ज्यादा ब्लड जो है 67% ब्लड जो है या 2/3 ब्लड जो है वो किसके अंदर है, वेन्स के अंदर है। 1/3 यानी 33% ब्लड जो है वो आर्टरीज के अंदर है। क्या कोई फायदा है क्या इसका? जी है। मतलब वेन्स के अंदर ज्यादा ब्लड को होल्ड करने की कैपेसिटी है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं भाई, कैपेसिटेंस वेसल्स बोलते हैं। वेन्स को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस वेसल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो ज्यादा ब्लड को होल्ड रखती हैं अपने आप के साथ में। हम डिस्कस कर रहे थे ज्यादा ब्लड को रखने का, होल्ड करने का कोई फायदा है क्या? जी, जैसे कि मान लीजिए हैवी हेमरेज हो गया, हैवी ब्लीडिंग हो गई पेशेंट को इंजुरी पर, तो जो सडन चेंज आएगा उसको तुरंत का तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कौन? इनकी कैपेसिटेंस जो है वो तुरंत का तुरंत एब्जॉर्ब करेंगी, और इनके उस सडन चेंज को, ब्लड वॉल्यूम में जो सडन चेंज आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके क्या फायदा होगा भाई, ब्लड प्रेशर को डाउन होने से, ब्लड प्रेशर को फॉल होने से बचाएंगी। कौन? विनस सिस्टम जो है वो तुरंत का तुरंत। आप समझिएगा, अगर ज्यादा ब्लड जो है, आप दूसरी चीज भी समझ लीजिएगा, ज्यादा ब्लड जो है वो आर्टरीज में बह रहा होता, और कोई आर्टरी अगर कट हो जाए, डैमेज, कोई आर्टरी जो है वो इंजर्ड हो जाए, तो उसमें तो ब्लड जो है वो नल की तरह से बहता है। याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं, आर्टरीज के अंदर तो ब्लड जो नल की तरह से बहता है, फटाफट से ब्लड लॉस होकर के वो तुरंत का तुरंत, और ना ही उनके अंदर के ब्लड को होल्ड करने की कैपेसिटी है, मतलब ना ही वो तुरंत की तुरंत कोलैप्स होती हैं। तो हर तरीके से बॉडी को नुकसान ही नुकसान है, बॉडी की फिजियोलॉजी को नुकसान ही नुकसान है। यही कारण है कि भाई जो मैक्सिमम ब्लड जो है, 2/3 ब्लड जो है वो ज़्यादा विनस सिस्टम के अंदर है। ये सडन जो चेंज आएगा हेमरेज जैसी कंडीशंस में, उसको तुरंत को तुरंत एब्जॉर्ब करेगा और बीपी को फॉल होने से बचाएगा। वेन्स के अंदर वॉल्व का नाम कभी सुना है क्या भाई किसी के अंदर? वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं क्या? वॉल्व्स होते हैं क्या? जी होते हैं। लोअर लिम्स में वेन्स के अंदर वॉल्व्स भी होते हैं। ये किसके बने होते हैं? वेन्स के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका इंटीमा, इसी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। कस्प्स बने होते हैं दोस्तों किसके? ट्यूनिका इंटीमा के वॉल्व्स के। क्यों? ताकि जो ब्लड एक बार ऊपर आ गया उसका बैक फ्लो नहीं हो। इसके ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं। लोअर लिम्स के अंदर होते हैं, ट्यूनिका इंटीमा के बने होते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर हैं उसी के बने होते हैं। और साथ में कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको होल्ड कर लेता है। साथ में कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इन कस्प्स को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, होल्ड करने का काम करता है। ये जो वाल्व्स हैं, ये जो कस्प्स जो होते हैं इनके, इस तरीके से जो कस्प्स जो हैं वो क्या है भाई? सेमी ल्यूनार होते हैं। किस तरीके के होते हैं भाई? सेमी ल्यूनार। सेमी का मतलब आधा, ल्यूनार का मतलब चांद, अर्धचंद्राकार होते हैं। अब देखिएगा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या भी कॉनकेविटी इनकी, कॉनकेविटी। ये कॉनकेविटी जो है वो किस साइड में होती है? उल्टा ऐसे है या ऐसे है? ये कॉनकेविटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स का। इनकी जो कॉनकेविटी होती है वो किसकी तरफ में होती है भाई? हार्ट की तरफ में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो चल रहा है वो वन वे ही चले, इसके लिए और भी कुछ अरेंजमेंट है क्या? वेन्स किसके से पैरेलल में चल रही होती है? हमेशा स्केलेटल मसल्स के पैरेलल में चल रही होती है, और ये स्केलेटल मसल्स इनको हेल्प करती हैं कि ये जो ब्लड फ्लो है वो वन वे चलता रहे। आज के इस सेशन में हम एक चीज और पढ़ रहे हैं सीवीएस से रिलेटेड, बस केवल एक होता है भाई पेरिफेरल हार्ट। एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, पेरिफेरल हार्ट। और भी कुछ बोलते हैं क्या जी इसको? जी बोलते हैं सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है भाई पेरिफेरल हार्ट या सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी? किसको बोलते हैं? हमारी काफ में जो मसल्स हैं क्या बोलते हैं भाई? सोलियस मसल जो होती है, कहां से? बैक साइड में, नी से लेकर के जो हील तक जो मसल जाती हैं, सोलियस मसल जो हैं, इन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल हार्ट ऑफ द बॉडी या फिर सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। क्यों भाई? ऐसा क्या है इसमें? है भाई जो लोअर लिम्स का, लोअर एक्सट्रीमिटीज का जो ब्लड है उसको एक तरीके से हार्ट की तरफ में पंप करने में हेल्प कर रही हैं ये सोलियस मसल्स। इसलिए हम इन्हें सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी या फिर पेरिफेरल हार्ट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ये था सीवीएस से रिलेटेड कुछ
इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट सेशन में इसको एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ में। वेसल्स का जो डायमीटर है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, बीपी कैसे जनरेट हो रहा है, बीपी जो नेट प्रेशर है ब्लड वेसल्स कैपिलरी से जो फ्लूइड बाहर जाता है अंदर वापस आता है किस प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से आता है, हर एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इस बचे हुए सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आज से आप याद करना शुरू होंगे तो आपको एग्जाम्स में हम वी आर श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। DSSB के ही एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, और गिवन वर्ड क्या है, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मीनिंग क्या होता है वो समझिएगा, और इस जियोपार्डी का मीनिंग ही इसने पूछा है कि जियोपार्डी का मीनिंग क्या होता है। हम इसका सिनोनिम भी पढ़ेंगे, इसका वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे, इसका अपोजिट यानी एंटोनिम्स भी हम इसका यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो जियोपार्डी का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, जियोपार्डी का मतलब होता है जब कोई चीज रिस्क पर होती है, एट रिस्क, जब कोई चीज रिस्क पर है वो जियोपार्डी है। इसका मतलब डेंजर में है कोई चीज या फिर एंडेंजर्ड है, ये सारे के सारे किसके नाम है, किसके मीनिंग है, जियोपार्डी के मीनिंग है। एट रिस्क, डेंजर, एंडेंजर्ड, जो रिस्क पर है कोई चीज। इसका मतलब अगर हम इसके अपोजिट पढ़े, मतलब जो चीज रिस्क पर नहीं है इसका मतलब सिक्योर है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है उसकी, यानी सेफ है, वो जियोपार्डी के क्या हो जाएंगे भाई, अपोजिट हो जाएंगे। जियोपार्डी को आप 1% भी हल्के मत लीजिएगा। DSSB ने बहुत बार रिपीट किया है, SSC ने भी बहुत बार रिपीट किया है अपने डिफरेंट एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में। जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर, एट रिस्क, एंडेंजर्ड। अपोजिट क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है। अब स्पेलिंग्स भी ऐसी आती हैं कि भैया दूर दूर तक देखी नहीं होती कई बार। पहला वर्ड है मैनेजीरियल, किससे बना भाई, मैनेजमेंट से बना हुआ है, मैनेजमेंट या फिर मैनेजर से बना हुआ वर्ड है, मैनेजमेंट या मैनेजर से, मैनेजीरियल आ गया दोस्तों, मैनेजर से बना हुआ, मैनेजर के काम से कनेक्टेड जो चीज है वही है मैनेजीरियल। सही है क्या जी, एकदम करेक्ट स्पेलिंग है। दूसरा क्या भी, डीमोरलाइज। डीमोरलाइज का मतलब आप समझते हैं किसी का वो हतोत्साहित करना, किसी का कॉन्फिडेंस लूज करना, किसी का मोराल गिराना, किसी का जो उत्साह है उसको गिरा देना, कॉन्फिडेंस लूज करा देना है वो डीमोरलाइज। और डीमोरलाइज क्या करेक्ट है क्या, जी है डीमोरलाइज। अब ये ब्रिटिश और अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें टेंशन मत लीजिएगा आप, डीमोरलाइज आप सोचोगे कि साहब ये डेफिनेशन, ये स्पेलिंग भी हमने पढ़ी है, जी ये भी करेक्ट है, डीमोरलाइज जो है वो भी करेक्ट है। यूके और यूएस में दोनों में इन चीज़ों को लेकर के ना बड़ा वो चलता रहता, उन्होंने चीज़ें अपनी डेफिनेशन पे कुछ जो है, जैसे आप एडिमा को पढ़ते हो दोस्तों, तो एडिमा की जो सही स्पेलिंग तो है वो तो यही है, लेकिन यूएस वाले इसको कहाँ से लिखने लग गए, ई से लिखने लग गए। तो ये चीज़ें जो चेंज हो गई हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं, वो तो डीमोरलाइज भी यहाँ पर करेक्ट डेफिनेशन है, करेक्ट स्पेलिंग है। तीसरा वर्ड क्या लिखा है भाई, फैलेसियस, ये करेक्ट डेफिनेशन स्पेलिंग नहीं है भाई, फैलेसियस, यू नहीं आएगा यहां पर आई के बाद में, FALLACIOUS। फैलेसियस का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज गलत धारणा पर बेस्ड है, कोई चीज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, गलत धारणा पर बेस्ड है, उसे हम बोलते हैं फैलेसियस। यानी कोई भ्रमित करने वाली चीज है वो क्या होती है भाई, फैलेसियस होती है, यानी कि गलत धारणा पर बेस्ड है वो फैलेसियस है। और फैलेसियस की स्पेलिंग जो है वो गलत है, स्पेलिंग होती है फैलेसियस। आप एक एक वर्ड याद करोगे ना, आप सोचोगे सर यही आएंगे क्या, भूल जाइए यही आएंगे क्या, इन्हीं से रिलेटेड आ जाएंगे और आपको चीजें अब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। 200-250 वर्ड्स आपके जिस दिन हो गए ना ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए, समझ लीजिए कि इंग्लिश में 10 नंबर आ गए आपके। फिर एरोनियस, इरोनियस किससे बना हुआ भाई, एरर से बना हुआ है, और एरर से बन करके ये आर हटा और NEOUS। इरोनियस का मतलब क्या होता है, इरोनियस का मतलब क्या होता है, जो कि त्रुटिपूर्ण हम बोलते हैं, जिसमें कोई एरर है उसको हम बोलते हैं इरोनियस।
एरोनियस का मतलब क्या है भाई? ये भी त्रुटिपूर्ण है, ये भी गलत धारणा पर डिपेंड है। इसी तरीके का वर्ड मीनिंग इसका है। ये भी स्पेलिंग जो है एकदम से करेक्ट है, गलत स्पेलिंग हो गई फैलेसियस की, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। और क्या है भाई? इन गुड फेथ। ये हमारी आजकल नॉर्मल लैंग्वेज में आ गया है। मैंने तो गुड फेथ में ये बात बोल दी थी, मुझे क्या पता था कि यार वो सामने वाले को जाके बोल देगा। सुना है आप लोगों ने लगभग यूज कर रहे हैं इस चीज को, इन गुड फेथ, यानी कि मैंने कोई खराब इंटेंट से नहीं बोला था, मैंने तो गुड इंटेंशन से बोला था, अपनी अच्छी इंटेंट से बोला था। जो ये बात बोली है उसने जाकर के फ्राई व्राई करके जाकर के बात को लगा दिया, भड़का दिया सामने वाले को। मैंने तो ये बात जो है वो गुड फेथ में बोली थी, इन गुड फेथ, यानी कि विद गुड इंटेंशंस, अच्छी नीयत से बोली थी, अच्छे से बोली थी ये बात। मेरे मन में कोई पेटा पाप नहीं था, ऐसे बोलते हैं ना, मेरे कोई पेटा पाप नहीं था, इसने जाकर के भड़का दिया सामने वाले को, आग लगा दी। इसे बोलते हैं हम इन गुड फेथ, अच्छी नीयत से, ऑनेस्ट रीजन से बोली थी, ईमानदारी से बोली थी मैंने ये बात, लेकिन उसने जाकर के लगा दी, भड़का दिया, मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एविडेंट। हम बार बार बोलते हैं आपको, यह चीज एविडेंट है कि ऐसा होने वाला है, ऑब्वियस है। DSSB की वैकेंसीज आने वाली है, नोटिफिकेशंस आने वाली है, ऑब्वियस है, एविडेंट है। आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, एविडेंट, ऑब्वियस, साफ पता चलता है आपको इस चीज को देखने से, ऑब्वियस, ऑब्वियस है, साफ पता चलता है, एपरेंट है, ये चीज सामने क्लियर कट दिखाई दे रही है कि ऐसा होगा, एविडेंट है, यानी सबूत के साथ इसको बोलते हैं। एविडेंट का मतलब ये प्रूव्ड है कोई चीज, प्रूव्ड का मतलब यहां पर ऑब्वियस है, एपरेंट है, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है भाई, नोटिसेबल, नोटिसेबल, क्रिस्टल क्लियर। आप बोलते हो कई चीजों को कि एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, क्रिस्टल क्लियर। ये सारे के सारे मीनिंग है किसके? एविडेंट के। नोटिसेबल, विजिबल भी आप इसको बोल सकते हो, ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स है एविडेंट के, क्लियर है। इसने पूछा है आपसे एंटोनिम, यानी कि अपोजिट वर्ड पूछा है। और अपोजिट वर्ड क्या होता है भाई? सबसे निकल के आ रहा है कि क्लियर है, इसका मतलब नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ये देखो ऑब्वियस, इसका सेम मीनिंग है, विजिबल सेम मीनिंग है, अपरेंट सेम मीनिंग है इसका। हमें अपोजिट पूछा था दोस्तों, नॉट क्लियर, क्लियर है, नॉट विजिबल, नॉट अपरेंट, ये सारे के सारे इसके अपोजिट हैं। वैग, दोस्तों हम ये तो साइंस में पढ़ते भी हैं, मेडिकल साइंसेज में हम पढ़ते हैं, वैग सिम्टम्स, मतलब कि वैग सिम्टम इसका क्या है भाई? अपोजिट है वैग। वैग का मतलब नॉट क्लियर, नहीं दिख रहे, नोटिस नहीं हो रहे भाई, जो चीजें विजिबल नहीं है उसे हम बोलते हैं वैग, वैग सिम्टम्स। क्लियर है आपको? वैग जो है वो एविडेंट का अपोजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। एक क्वेश्चन और देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। कैन यू बिलीव दैट सैम क्विट हिज जॉब एट द फार्म? नो, ही रियली डिड ए 180 डिग्री टर्न ऑन बीइंग ए पैरालीगल। 180 अंडरलाइन देखिए किसकी है? डिड ए 180 डिग्री टर्न। 180 डिग्री टर्न किसको बोलते हैं भाई? 180 डिग्री का एंगल समझते हो ना दोस्तों? ये एंगल क्या भाई? 180 डिग्री है। यहां से बंदा पूरा का पूरा घूम करके दूसरे एंगल पे चला गया, समझिए दूसरे कॉर्नर पे चला गया। इसका मतलब ये इडियम जो है ऐसे ही बनी हुई है। इडियम कैसे बनी है भाई? कैसे बनी हुई है? टू मेक अ बिग चेंज, बड़ा चेंज, अचानक से बड़ा चेंज आता है, सडनली बड़ा चेंज होता है, उसको ही बोलते हैं टू मेक अ 180 डिग्री टर्न। एक इडियम और है भाई, क्या है यहां पर? आई वेंट इन टू माई प्रेजेंटेशन टोटली अनप्रिपेयर्ड एंड बॉट द रैबिट। खरगोश खरीद लिया क्या जी? इसका मीनिंग ये नहीं है। बॉट द रैबिट का मतलब आप बिना प्रिपरेशन के एग्जाम्स में बैठ गए, ऑब्वियस सी बात है सक्सेसफुल होने का कोई चांस नहीं है। टू बी अनसक्सेसफुल, यानी कि सक्सेस होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि तैयारी नहीं थी भैया आपकी। बॉट द रैबिट का मतलब होता है फेल हो जाना, अनसक्सेसफुल रहना, बॉट द रैबिट। बॉट द रैबिट का एक मीनिंग और है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून यानी कि खराब किस्मत। तो क्या बोले भाई, तैयारी नहीं की आपने। एक वर्ड मीनिंग और देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। फिट टू बी ईटन, खाने योग्य, ऑफन यूज्ड टू कॉन्ट्रास्ट विद अनपैलेटेबल और पॉइजनस वैरायटीज।
जो कि हम खाने योग्य जो चीजें नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है या पॉइजनस वैरायटीज हैं, उनके कॉन्ट्रास्ट में यानी उनकी एकदम से अपोजिट चीज क्या होती है भाई, फिट टू बी ईटन। न्यूट्रिटिव का मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट है जिसके अंदर, ठीक है ना, इसका मतलब ऐसा नहीं भी खाने योग्य ही है वो चीज, मीनिंग उसका ये नहीं होता। सेवरी, इसका मतलब होता है भाई लाइकेबल, दिलकश, पढ़ते हो भैया आपको, लाइकेबल दिलकश जो शब्द होता है वो इस सेवरी से। होलसम, होलसम का मतलब भी न्यूट्रिशियस होता है। एडिबल, हम पढ़ते हैं एडिबल ऑयल्स, यानी कि खाने वाले एडिबल ऑयल्स, खाने वाले तेल, खाद्य तेल जिसको हम बोलते हैं एडिबल ऑयल्स। ईटेबल्स, ये सारी चीजें हैं खाने योग्य, तो यही है इसका वर्ड मीनिंग। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों आज के इस सेशन का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के इसके बाद में हम थोड़ा सा मैथ्स की तरफ मूव करेंगे। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ए मास डिपार्चर ऑफ पीपल। जब कहीं पर युद्ध छिड़ गया, कोई लड़ाई छिड़ गई, दंगे हो गए, तो एक पूरे ग्रुप का पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह में, और उस पलायन को हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सोडस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आज तक रिपीटेडली एसएससी और DSSS में पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुका है, आज तक आउटडेट नहीं हुआ। किसी बड़े ग्रुप का, लोगों के बड़े से बड़े ग्रुप का, यानी गांव के गांव खाली हो जाते हैं, शहर के शहर खाली हो जाते हैं, किस वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, या किसी को शिफ्ट कर दिया गया लीगली, कि भाई आपके पास में लीगली वीजा नहीं था या लीगली यहां पर रहने का अधिकार नहीं है आपको इस देश में, जो देश में फिलहाल रोहिंग्याज के लिए चल रहा है, अगर उनको देश से आज की डेट में निकाला जाएगा तो उससे हम क्या कहेंगे, एक्सोडस ही बोलेंगे। एक बड़े ग्रुप का मास डिपार्चर होगा लोगों का, एक्सोडस कहा जाता है इसको। एक क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों जो हमने पढ़ा है आज तक, हो सकता है थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिएगा एक बार क्वेश्चन, यदि एक पेन के कॉस्ट प्राइस का 2/3, क्रय मूल्य का 2/3, क्रय मूल्य नहीं देखा, कॉस्ट प्राइस का 2/3 पेन के सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? बता दिया कि कॉस्ट प्राइस का 2/3 सेलिंग प्राइस के किसके बराबर है, 50% के बराबर है। बना लीजिए ना इसका इक्वेशन, कॉस्ट प्राइस का 2/3, कुछ गलत लिखा क्या हमने, सही लिखा ना, कॉस्ट प्राइस का 2/3, कॉस्ट प्राइस का 2/3 यही लिखा है, इज इक्वल टू बराबर है किसके भाई, सेलिंग प्राइस के 50%, सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर है। सही लिखा ना हमने। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपने क्लियर कट इसको SP/2 लिखा होता है, यानी आधा लिखा होता। क्लियर है? 2CP/3 इज इक्वल टू SP/2। किसी को कोई डाउट है क्या भाई इसके अंदर? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो अब इससे क्या SP निकाल सकते हो क्या? जी निकाल सकते हैं। SP ही क्यों निकालनी है हमें बता देते हैं हम आपको। इसको पूरे को इधर ले लीजिए एक बार, SP/2 इज इक्वल टू 2CP/3। बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। आप भी बोलोगे सर ये क्या बच्चों की तरह से पढ़ा रहे हो? जी जरूरी है। कुछ बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं, पूरा का पूरा लेफ्ट वाला राइट में ले गए, राइट वाला लेफ्ट में ले आ गए, कुछ भी नहीं करना था। अब SP यानी सेलिंग प्राइस को इधर रख करके 2 इधर नीचे है तो ऊपर जाएगा, 4CP/3 आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन क्या? हमें सेलिंग प्राइस मिल गई। कॉस्ट प्राइस है क्या? जी हमारे पास में ना। कॉस्ट प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस है जी हमारे पास में। तो प्रॉफिट किसको बोलते हैं भाई? प्रॉफिट किसको बोलेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपके पास में आ गई। कहां पर लिखिए जी? 4CP/3 लिखा हुआ है। कॉस्ट प्राइस ही है जी। निकालिए भाई, इसके नीचे 1 है ना। एलसीएम ले लीजिए दोस्तों इसका 3, 4CP माइनस 3CP कितना आ जाएगा जी? 1CP/3। ये क्या आ गया आपके पास में? प्रॉफिट आ गया। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। इतना बड़ा नहीं है दोस्तों ये क्वेश्चन, बहुत छोटा है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट कितना है? CP/3 अपॉन किस क्या भाई? CP इंटू 100। क्लियर है? इसको आप कैसे लिखोगे? इसको कैसे करते हो? CP/3 अपॉन ऐसे ही तो होता है ना, अपॉन ऐसे ही तो होता है। अपॉन का अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको अपोजिट में कर दो, जी इंटू 100। इसका मतलब 100/3 33.33% प्रॉफिट हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन में। हार्डली क्वेश्चन में 10 सेकंड लगेंगे आपको। अगर क्वेश्चन समझ गए तो हमने बड़ा लेनदेन करके इस क्वेश्चन को बताया है।
ठीक है, समझिएगा इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है DSSB का ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है ये। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्वेश्चंस को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा समझ में आएंगे। क्वेश्चंस को देख देख करके इतना टेंशन मत लीजिएगा, अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिएगा। दूध और पानी के 120 लीटर के मिक्सचर में पानी 15% है, नए मिक्सचर को में पानी को 66% बनाने के लिए पानी कितना मिलाना होगा? किस किस का मिक्सचर है भाई? मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। मिल्क कितना है भाई? मिल्क कितना नहीं पता, मिक्सर में पानी का पता है कितना, 15%, तो मिल्क कितना हो गया भाई? 85%। किसका भाई? जो टोटल का, टोटल कितना सॉल्यूशन है? 120 है। 120 का 85%, ऐसे ही क्या है ये भाई? 120 का 15 अपॉन मतलब परसेंट आ गया आपके पास। एक का निकाल लोगे तो दूसरे का वैसे आ जाएगा, हमने तो बता दिया आपको। 20 500, 20 सिक्के 80, 20 सिक्के 120, 90 बटा 5 × 15, क्या आ गया भाई? 18 लीटर पानी आ गया। पानी 18 लीटर है तो ऑब्वियस सी बात है, ये 120 में से 18 निकालो तो 102 आएगा। क्या इससे भी आ रहा है? क्या जी आएगा जी? कैसे आएगा जी? चेक कर लीजिए। 17 सिक्के कितना होता है? 102। यानी कि इस 102 लीटर के सॉल्यूशन में, मिक्सचर में कितना? 102 लीटर दूध है और 18 लीटर जो है वो पानी है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये बोल रहा है नए मिक्सचर में पानी को 66% बनाने के लिए 15% था, पानी को 66% करना है, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? दूध तो उतना ही है जी, उतना ही रहेगा। दूध मिलाने के लिए तो बोला ही नहीं उसने, पानी मिलाना है। कितना हमें भी नहीं पता, कितना मिला दें? अक्स मिला देते हैं। कितना हो जाएगा भाई? 18 प्लस अक्स हो जाएगा। ये कितना हो गया भाई? 18 प्लस अक्स हो गया। वाटर के ये कितना भाई? ये तो उतना ही है जी। टोटल कितना हो जाएगा? मतलब टोटल सॉल्यूशन जो है वो अब 120 प्लस एक्स हो जाएगा। पानी तो बढ़ा रहे हैं ना, पानी आपने कितना कर दिया? 18 प्लस एक्स कर दिया, तो टोटल भी कितना हो जाएगा? 120 प्लस एक्स हो जाएगा। पानी का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे जी? देखिएगा आप, पानी कितना है? 18 प्लस एक्स है। किसमें से? 120 प्लस एक्स में से। इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। यही बोल रहा है, हमने नहीं लिखा अपनी जगह से। पानी का अब आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो आप कैसे करोगे? इतने नंबर आपके आए, कितने में से आए? इतने में से आए। परसेंटेज ऐसे निकालते हो, कितना आया? 66% आ गया। कुछ अलग किया क्या हमने? जी नहीं किया। कैसे करेंगे अब क्वेश्चन को? कीजिए भाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 1800 प्लस 100x, 120 को उधर ले जाइए, इस वाले को राइट साइड में ले जाइए, मल्टीप्लाई करके देखिए। 120 को 66 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 12 13, 66, 2 9 7, यानी कि 7920 और प्लस 66x। क्लियर है? x को एक साइड में रख लीजिए तो कितना आएगा? 34x इज इक्वल टू, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। किसमें से कितना माइनस हो जाएगा? 1800 माइनस हो जाएगा 0 2 1 और 6। क्लियर है? 6120। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 6120 अपॉन 34। 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा आ रहा है क्या? थोड़ा सिंपल हो जाएगा और कुछ नहीं है। 3060 अपॉन 17। डिवाइड कीजिए भाई इसको। 56 5 13, 17 8 136 और 0। 180 लीटर जो है वो क्या हो गया भाई? x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या थी? पानी की जो हम एक्स्ट्रा मात्रा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो हम ऐड करेंगे वही था। इजी क्वेश्चन है। आपकी मैथमेटिक्स जितनी, आपके टेबल्स वगैरह जो जितनी इजी हो जाएंगी, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि 25 तक की टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याएं 3 5 6 के रेशियो में, उनके वर्गों का योग 630 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर क्या है? 3 संख्याएं हैं इस अनुपात, इस रेशियो में है दोस्तों। तो नंबर्स क्या हैं? नंबर्स 3x हैं, 5x हैं, 6x हैं। सबको पता है। इनके स्क्वायर्स कीजिए भाई, इनके स्क्वायर्स कीजिए भाई, इनके स्क्वायर्स कीजिए और इनको जोड़ दीजिए
तो कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। यही बोला एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में। 9x² हो जाएगा, 25x² हो जाएगा, 36x² हो जाएगा, और ये इसका टोटल 360 630 आएगा। इनको जोड़िए दोस्तों, x² कॉमन है तो 9 + 25 + 36 जोड़ के देखिएगा इनको, कितना आ रहा है भाई, 9 और 25 कितना होता है, 34 होता है। 34 में 36 जोड़ेंगे तो 70 आएगा। 70x² = 630। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं भाई हम। x² = 630/70, 0 से 0 कट गया, 9 आया दोस्तों। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 मतलब 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आई है, इसका मतलब ये नंबर्स क्या क्या है, 3x 9 है, 5x 15 है, 6x 18 है, 9, 15 और 18 है। क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी? सबसे छोटी नंबर ये, सबसे बड़ी नंबर ये। डिफरेंस क्या भाई, 9 का डिफरेंस है। आंसर आ गया आपका। क्लियर है आपको ये चीजें? अगर दोस्तों अभी भी चीजें कम पड़ रही हैं आप लोगों के पास, अगर हम अभी भी कुछ कम पढ़ा रहे हैं तो बताइएगा। हम अपनी तरफ से पूरी जी जान मेहनत लगा रहे हैं आप लोगों को हर एक चीज क्लियर करने में। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। x को पहले 20% बढ़ाया, फिर 50% बढ़ाया, फिर 10% कम कर दिया। अब फाइनल x की वैल्यू क्या होगी, 2916 होगी। तो x शुरू में कितना था, देखते जाइएगा, हम भी बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे। x शुरू में 100 था, कितना बढ़ाया, 20 बढ़ाया तो 120 हो गया दोस्तों। 20% बढ़ाया तो फिर 50% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 120 का 150%, 120 का 150% कितना हुआ भाई, 15 12 180 हो गया। क्लियर है? अब 180 हो गया। अब 10% कम कर दिया, इसका मतलब इसका 90% निकाल लीजिए। आपको ऐसे नहीं करना कि 10% निकाल के फिर उसको माइनस करना, जी जरूरत नहीं। इसका 90%, इसका मतलब 180 का 90% निकाल लीजिए दोस्तों। ऐसे कितना आएगा, 180 में से 18 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा भाई, 162 आएगा। मेरे को भी नहीं आती दोस्तों टेबल, 18 9 162, 162 आ गया आपके पास में। अब ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2916 होगी दोस्तों। ऐसा मानते हुए अगर हम चले, 100 मानते हुए चले, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 162 हो गई। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये वैल्यू अगर 162 हुई तो ये वैल्यू कितनी थी भाई, 100 थी। अगर इसको हम 1 माने तो भाई 100/162 हो गई। अगर ये कितनी वैल्यू बता रहा है हमें, 2916 है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100/162 गुणा 2916 हो जाएगी जी। डिवाइड हो रही है क्या दोस्तों नंबर, एक बार तो 2 से करके देख लेते हैं। इतनी हमें भी गणित नहीं आ रही, तो इतनी टेबल्स तो हमें भी नहीं आती। 2 से डिवाइड दोनों हो रही हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 5 और 8 आएगा दोस्तों। गलत ना कर दें दोस्तों, हम कहीं पर ध्यान रखते जाइएगा। अब इसको 81 से डिवाइड ही कर लेते हैं दोस्तों। ये 9 से डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है कि 9 से डिवाइड, 8 5 13, 13 और 5 18 जी, 9 से डिवाइड हो रही है जी। ये भी 9 से डिवाइड हो रही है, 9 एकम 9 5, 9 6 54 1 18 जी दोस्तों। अब हो रही है क्या 9 से डिवाइड, देख लेते हैं एक बार किससे, 9 एकम 9, कितना बच गया 7, 9 अंठा 72, 1800 आ गया दोस्तों। 1800 आ गया, ये आंसर आपका करेक्ट है। रिवाइज कीजिएगा दोस्तों हमारे साथ साथ में क्वेश्चंस को, मत जाइएगा कि कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो जो नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट असेसमेंट होगा उसके अंदर आपको दे दिए जाएंगे कि आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों एवरेज हमने आपको पढ़ाया नहीं है अभी तक वैसे, लेकिन फिर भी एवरेज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी हैं और हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। शायद एक क्वेश्चन हमने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है। और यहां पर एक क्वेश्चन और देखिएगा, 16 संख्याओं का एवरेज जो है वो 32 है, अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज जो 23 है। तो एवरेज क्या है दोस्तों, बची हुई नंबर्स का। दोस्तों किसी नंबर्स का आपको एवरेज बता दिया, 16 संख्याओं का जो एवरेज है अगर 32 है, तो 16 और 32 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर्स का जो सम है ना वो आ जाएगा आपके पास में। जो 16 नंबर है ना उनको आपस में जोड़ोगे ना वो आ जाएगा। कैसे भाई, उन नंबर्स को आपने जोड़ा और उतने से डिवाइड किया तो आपके पास में एवरेज ही आया था, ठीक है ना। यानी उन 16 नंबर्स का जो सम था
उसको आपने 16 से डिवाइड किया तो आपके पास में क्या आया था, 32 आया था। इसका मतलब इन नंबर्स का सम निकालोगे तो क्या होगा भाई, 32 गुना 16 होगा ना। इसका मतलब इन संख्याओं का, इन 16 संख्याओं का टोटल क्या है भाई, 32 गुना 16 है। मल्टीप्लाई करके देखिए दोस्तों क्या आएगा, 512 दोस्तों। इन संख्याओं का टोटल जो है वो 512 है। क्या बोल रहा है, अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज क्या है भाई, कि 23 है। ये तो भाई टोटल है जी, टोटल 16 संख्याओं का। लास्ट 6 का क्या है भाई, लास्ट 6 का देखिएगा आप कितना है, 6 गुना 23 है। देखिएगा भाई 23 का पार्ट आता है क्या किसी को, 120 और 18, 120 और 18 138 हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है शेष नंबर, शेष नंबर कितनी है, 10 नंबर है। उनका टोटल कितना है दोस्तों, इनका जो डिफरेंस है वही उनका टोटल है। पहले टोटल निकालिए, तो एवरेज पूछ रहा है, तो उनका टोटल निकालिए। 512 में से 138 माइनस कर लीजिएगा। 12 में से 8 गए भी 4, 10 में से 7 गए 3 और 4 में से 1 गया 3। कितना आ गया, 374 टोटल आ गया। किसका एवरेज पूछ रहा है, 10 नंबर्स का। 10 नंबर्स का एवरेज है दोस्तों ये। 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 37.4 आ जाएगा। एवरेज का हम सेपरेट सेशन रख लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एवरेज में हमें बहुत सारी चीजें बताने वाली हैं कि भी एवरेज अगर 3 नंबर्स का एवरेज अगर कोई दे रहा है आपको, कंजुगेटिव नंबर्स का सम हो चाहे से विषम हो, तो एवरेज है वो कौन सी नंबर होती है। 5 नंबर का दे दिया, उनके आगे पीछे की नंबर आपसे पूछ ली। बहुत इजी चीजें हैं दोस्तों, इजी ट्रिक्स के साथ में हम आपको डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ताकि आपके ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं हो। लेकिन फिर भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा अगर आपसे होता है तो। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रेशियो में हमने बताया इसको, और करके देखिएगा। नहीं हो पाता है तो हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट सेशन में इसको ऐड करते हैं। क्वेश्चंस की भरमार है दोस्तों, आप करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। ये मत पूछिए बार बार कि सर DSSB कब आने वाला, DSSB कब आने वाला। ये समझ लीजिए DSSB आ चुका है। एग्जाम कब होगा ये समझ लीजिए, हमसे ये मत पूछिए नोटिफिकेशन कब आने वाला है। हमने बार बार बताया है, 28 मई नोट कर लीजिएगा एग्जाम की। DSSB के एग्जाम की डेट जो है वो नोट कर लीजिएगा, 28 मई, और उसके हिसाब से तैयारी करते रहिएगा। उससे भी 10 दिन पहले एग्जाम हो जाए तो हमें मत बोलिएगा कि सर ये एग्जाम कैसे हो गया। हमने तो आपको मोस्ट प्रोबेबल डेट बताई है 28 मई। अब आपको समझना है कि तैयारी कैसे करनी है। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।